नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट नंबर 2 है उसको सॉल्व करने वाले हैं, और जो यूपीएससी के लिए है, आईएएस के लिए है, यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए है। तो इसमें क्या है कि ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ये भूगोल से रिलेटेड है और एनसीईआरटी पर आधारित इसमें क्वेश्चन लगाए गए हैं। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर इसमें क्या, इसमें ज्योग्राफी के ही ज़्यादा आएंगे या पॉलिटी के ही ज़्यादा है। भैया टेस्ट सीरीज़ है, इसमें टेस्ट सीरीज़ में ऐसा होता है कि एक एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ बनाई जाती है। उसके बाद फिर दो दो सब्जेक्ट को मिक्सचर किया जाता है, उसके बाद तीन तीन सब्जेक्ट को, उसके बाद कंप्लीट प्री जैसा टेस्ट होता है, उस तरीके की सीरीज़ बनाई जाती है। अभी ये टेस्ट नंबर 2 है और टेस्ट नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया है, वो आप जा कर के देख लीजिए, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस संस्थान है, दृष्टि आईएएस है, जो इसके कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्टली ऐसी टेस्ट सीरीज़ में से ही मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें टेस्ट सीरीज़ के जो जितने भी है वो 30% की तो गारंटी लेते हैं, 30% क्वेश्चन उनकी टेस्ट सीरीज़ से आना अनिवार्य है। और लगभग हम इसके 10 या 12 टेस्ट सीरीज लगाएंगे, और जिससे आपको प्री में बहुत ही हेल्प होने वाली है, तो जिससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम लगभग 1-2 दिन में डालते हैं। डेली तो उस पर विजिट नहीं रह पाते हैं, लेकिन डेली के डेली जो न्यूज़पेपर डालते रहते हैं, और न्यूज़पेपर आप उसको देखते रहिए। हाँ, हालाँकि इसको हम डेली नहीं डाल पाते हैं, हाँ फिर भी डाल देंगे। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, इसको कि आप वहाँ पर कमेंट कर देंगे और हम आपको उसमें कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी पर आधारित है, ये टेस्ट नंबर 2 है और टेस्ट नंबर 1 हम डाल चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी की है, और इसमें केवल ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं है, इसमें पॉलिटी के भी हैं, कुछ और भी क्वेश्चन हैं, साइंस के भी हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से ये बनाई जाती है उसी प्रकार से है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसमें क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ, बैलीकोंडा की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ और पालकोंडा की पहाड़ियाँ। उपयुक्त में से कितनी पहाड़ियाँ जो भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादातर लड़के गलत कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पहले उनको प्रायद्वीपीय भारत की परिभाषा पता होना चाहिए। प्रायद्वीपीय जो भारत है वो कहाँ से है, कच्छ से लेकर दिल्ली से होते हुए अरावली रेंज के साथ पश्चिम के किनारे तक चलते चलते कहाँ से, ये अनियमित रेखा के रूप में है, ठीक है, अनियमित रेखा। और ये कहाँ तक गया है, जो राजमहल की पहाड़ियाँ और जो गंगा यमुना का डेल्टा तक समांतर विस्तृत प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक है। जो उत्तर पूर्व में कार्बी आंगलोंग जो है, जो मेघालय का पठार है, और पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड का विस्तार है। बंगाल में जो मालंदा विरंस है, जो छोटा नागपुर के पठार से लेकर के उत्तर पूर्वी भागों को जो अलग करता है, ठीक है, इसको भी माना गया है। और इसमें क्या है, प्रायद्वीप जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राचीन नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के एक बड़े समूह में निर्मित है। अब इसमें क्या है, जो प्रायद्वीप है में ज़्यादातर अवशेष और अवशिष्ट पर्वत हैं, जो अरावली की पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, जावड़ी की पहाड़ियाँ और बेलकोंडा की पहाड़ियाँ और पालकोंडा रेंज और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ आदि स्थित है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इसके चारों ही ऑप्शन सही सम्मिलित हैं, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, होयसल वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो होयसल वास्तुकला जो है उसमें क्या, होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। होयसल मंदिर को मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब होयसलेश्वर मंदिर विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका जो ऑप्शन है 1 सही है और 3 सही है, ठीक है, 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें द्रविड़ शैली नहीं है इसकी, ठीक है, इसकी द्रविड़ शैली नहीं है, इसकी जो है एक तरीके से इसमें बेसर शैली का उपयोग किया गया है, ठीक है, बेसर शैली से बनाया गया है। तो अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि जो होयसल शैली, जो होयसलेश्वर मंदिर है, इसको क्या कहते हैं, हलेबीडु मंदिर भी कहा जाता है, और यह भगवान शिव को समर्पित है, और ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है। और 1181 में जो ईस्वी में जो इसका नाम है होयसल, राजा विष्णुवर्धन
होयसलेश्वर द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, अब इसमें ये फेमस क्यों है, इसमें 240 से अधिक दीवार में जो है संलग्न मूर्तियाँ यानी दीवार पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, और यह होयसल शैली क्या है, एक जो जिसमें 3 जैन बसादी के मंदिर जो बोलते हैं उसको सीढ़ीदार एक कुआं भी मौजूद है इसमें, और होयसल मंदिर की जो शंकर या वेसर शैली का माना जाता है। ठीक है, और इसकी क्या है, इसकी होयसल जो एक द्रविड़ शैली की आकार की है, और जो लेकिन मध्य भारत के व्यापक रूप में जहाँ पर जैसे क्या बोलते हैं भूमिजा जोड़ के रूप में जानते हैं, जो कल्याणी चालक द्वारा समर्पित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे की कमी एनीमिया का सबसे आम कारण है। ठीक है, अब कथन नंबर 2 है, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति वर्ष 2018 में सुवेद आयु समूहों में एनीमिया को कम करने के लिए शुरू की गई थी। और इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है 6x6x6 रणनीति एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति से संबंधित है। ठीक है, तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो एनीमिया है कि ऐसी स्थिति है जिसमें जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो क्या करते हैं, उनकी संख्या में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, उनकी संख्या में कमी होती है और उसमें ऑक्सीजन ले जाने और ले आने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे ये समय के अनुसार भी बदलते, जैसे आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, और धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में अलग, और गर्भावस्था वाले लोगों में लेडीज़ों में अलग होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, लोह जो है आयरन की कमी से एनीमिया का सबसे आम कारण है, और ये विटामिन B12 और विटामिन ए की कमी से, जैसे इसमें क्या होता है क्रोनिक में सूजन और क्रोनिक में सूजन आ जाती है, और इसका एक संक्रमण भी होता है, इसका संक्रमण परजीवी संक्रमण होता है, जो आनुवंशिक विकार भी इसको कहा जाता है कि एनीमिया रोग जो है आनुवंशिक के रूप में भी आगे बढ़ सकता है। अब इसमें होने वाले लक्षण क्या है, थकान, कमजोरी और चक्कर आना, सुस्ती आना। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है उसमें 2019 और 20 के अनुसार एक भारतीय महिला और बच्चे का अत्यधिक एनीमिक हैं, और इसकी एक पहल जारी की थी। ठीक है, और 2018 में क्या हुआ, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों और किशोरों को सुवेद और समूह को एनीमिया को कम करने के लक्ष्य से AMB रणनीति को शुरू किया गया था। ठीक है, AMB रणनीति को शुरू किया, इसलिए ये कथन सही है। अब इसके बाद इसमें क्या है, 6x6 की जो रणनीति के माध्यम से निवारक उपचारक तंत्र और प्रदान करते हैं, जिसमें 6 लक्षित लाभार्थियों को 6 स्टेप और रणनीति को लागू करने के सभी 6 संस्थागत तंत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, क्या है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उत्तरी मैदान क्या है, उत्तरी मैदान जो गंगा और यमुना का मैदान है, और इसके बारे में और जो सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का इनका मैदान है उसके बारे में बताया गया। तो उत्तरी मैदान के बारे में क्या है, कथनों पर विचार किया। उत्तरी मैदान नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। तराई पट्टी भावर के उत्तर में स्थित है। तराई के दक्षिण में एक पट्टी है जिसमें पुराने और नवीन जलोढ़ निक्षेप शामिल है, जिसे भांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। ठीक है, तो अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। इसके बारे में क्या है, जो उत्तरी मैदान है, देखो उत्तरी मैदान जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जो जलोढ़ के निक्षेपों से निर्मित है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 3200 ठीक है किलोमीटर है, और चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। और जलोढ़ का जमाव जो है नीचे कितना, 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर 1000 मीटर से 2000 मीटर गहराई तक है, किलोमीटर नहीं, 1000 मीटर से 2000 मीटर गहराई तक होता है। ठीक है, अब क्या है, भावर क्या है, भावर जो है शिवालिक तलैटी के समांतर ढलान में विखंडित है। जो शिवालिक हिमालय है उसके ढलान में विखंडित है। इस स्थान पर लगभग 8 से 10 किलोमीटर के बीच में एक सक्रिय पट्टी है। ठीक है, और भावर के दक्षिण में जो तराई बेल्ट या पट्टी स्थित है, जिसकी चौड़ाई कितनी, तराई बेल्ट या उसकी जैसे पट्टी बोलते हैं, उसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई है। और जहाँ अधिकांश धाराएँ और नदी बिना किसी
वो उच्छित जो सीमांकित की प्रणाली के पुनः प्रकट होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद तराई की बात करें तो तराई के दक्षिण में एक पट्टे है, जो पट्टी होती है दक्षिण में, तराई के मैदान के जो दक्षिण में एक पट्टी होती है जिसमें पुराने व नवीन जलोढ़ का निक्षेप होता है, जिसे भांगर या खादर कहते हैं। ठीक है, जिसमें उदाहरण में है जैसे सेंट बार और मिएंडर्स, ऑक्सबो, झीलें और ब्रांडेड चैनल। ठीक है, ये भूआकृतियाँ बनाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, फसल विविधीकरण से तात्पर्य कृषि उत्पादन में नई फसलों को जोड़ने से है। ठीक है, और कृषि वानिकी का जो है एक बहुक्रियाशील उत्पादन प्रणाली का योगदान करती है। ठीक है, तो इसके क्या है, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अब फसल विविधीकरण के बारे में जान लेते हैं। फसल विविधीकरण क्या है, इससे नई फसलों या फसल की प्रणालियाँ हैं उसके कृषि उत्पादन को जोड़ने से है, जिसमें एक विशेष कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन को पूरक मूल्यवर्धित फसलों में जो है विपणन से लाभ यानी मार्केटिंग करने से जो लाभ प्राप्त किया जाता है उससे संबंधित है। इसमें फसल प्रणाली किसे कहते हैं, फसल प्रणाली जो है यह एक विशेष कृषि क्षेत्र से कई वर्षों की अवधि के उपयोग में की जाने वाली फसलों को फसल अनुक्रम यानी फसल को बदलते रहना और प्रबंधन तकनीक से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं कृषि वानिकी के बारे में। कृषि वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका कौन सा आंसर सही है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, प्रश्न नंबर 6 है ई गोपाला पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब ई गोपाला एप्लीकेशन का जो वेब संस्करण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB द्वारा विकसित किया गया था। यह जो है किसानों को डेयरी पशुओं की जो सामान्य बीमारियों के प्रबंधन के लिए मदद करता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा या कौन से सही है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दोनों ही सही है, क्योंकि देखो ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है जो NDDB है द्वारा विकसित किया गया है। तो और NDDB ने एक नई जो ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण इंटरनेट मैसेजिंग जो एक्सेस प्रोटोकॉल होता है IMAP यानी इंटरनेशनल मैसेजिंग और एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, के वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो दुग्ध उत्पादक जो किसानों को डेयरी पशुओं को बेहतर उत्पादकता के लिए वास्तविक मूल्य सूचना से प्रदान करता है। ठीक है, वास्तविक समय सूचना प्रदान करता है। सॉरी, अब यह एप्लीकेशन क्या है, यह 12 भाषाओं में निर्मित है। ठीक है, जिसमें हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया और कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली और तमिल, असमिया और अंग्रेजी उपलब्ध है। यह एप्लीकेशन किसानों को विभिन्न सूचनाएं प्रदान करता है और इसके विषयों को मदद करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यह एथनेटो वेटेनरी मेडिसिन यानी EVM का उपयोग करके डेयरी पशुओं को लगभग 29 जो है सामान्य बीमारियों जैसे स्तनदाह है, अपच है, दस्त है आदि के प्रबंधन के लिए किसानों की मदद करता है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही है, आंसर सी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। पूर्वी घाट की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से अधिक है और यह पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक निरंतर क्रम में है। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कथन कौन सा सही नहीं है, इसमें कथन B सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कथन A सही है, क्यों है, महाराष्ट्र में से सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, ये सही है क्योंकि महाराष्ट्र में से क्या जो इसके लगभग इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और पूर्वी घाट की ऊंचाई तुलना में अधिक नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई तुलना में अधिक है। ठीक है, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से ऊंचाई में अधिक है और पूर्वी घाट तुलनात्मक रूप से निरंतर कम है। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर यानी 1.5
5 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है किसकी, पश्चिमी घाट की, ठीक है। जबकि पूर्वी और जबकि यहाँ पर क्या है 2695 मीटर जो एक वो है क्या बोलते हैं उसे, पहाड़ी अनामुड्डी पहाड़ी है, वो इसी में स्थित है। और इसके बाद क्या है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, डोडा बेटा इसकी 2637 मीटर ऊंची एक पहाड़ी है, चोटी है, जिसे कहते हैं डोडा बेटा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कोआला प्रजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोआला एक प्रकार के स्तनपायी है जिसे धानी प्रणाली मार्सुपियल्स कहा जाता है, ठीक है, मार्सुपियल्स कहा जाता है। अब यह वयस्क मादा कोआला वयस्क नर के कोआला से अधिक बड़ी होती है, यानी आकार में बड़ी होती है। जो फ्लैमिडिया संक्रमण को कोआला की संख्या में मौजूदा गिरावट का एक योगदान करता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसके ऑप्शन 1 और 3 सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी। अब इसके बारे में देख लेते हैं। कोआला एक प्रकार का स्तनपायी है जिसे धानी प्राणी और मार्सुपियल्स भी कहा जाता है, ठीक है। उनके पेट पर स्थित जो धानी होती है उसके क्या वह विकसित होती है झलक, और उसको क्या करते हैं, ये धानी जैसे कंगारू जैसी धानी होती है, उसके अंदर ये अपने वो बच्चे को रख सकते हैं। और जो कोआला ऑस्ट्रेलिया का जो है मूल निवासी है, ये कहाँ का है, मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया का है। कोआला खुले वन वुडलैंड जैसे समुदाय की एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। हालांकि अंततः इसके पर्यावास में खाद्य पेड़ों की चुनिंदा समूह की उपस्थिति के कारण इसमें कमी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क, ठीक है, जो कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क ANN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क जैविक तंत्र का नेटवर्क के कार्यों और संरचना पर आधारित एक जो है कंप्यूटेशनल मॉडल है। यह उसी तरह काम करता है जैसे मानव मस्तिष्क सूचनाओं का संसाधित है, ठीक है। तो यह क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो ये कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क है, यह न्यूरल नेटवर्क जो कंप्यूटेशनल का एक एल्गोरिथम है, और इसका उद्देश्य तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन से बनी जैविक प्रणालियों से व्यवहार का अनुकरण करना है। यह उसी तरह काम करता है जैसे मानव मस्तिष्क की सूचनाओं को संसाधित करता है, जैसे उस प्रकार से ये काम करता है। अब यह ऐसा एक एल्गोरिथम है जिसका उपयोगकर्ता अनुभव को जैसे उपयोग करेगा, उसके अनुभव के अनुसार ये दोहराए जाए के कारण ये सीखता जाता है, ठीक है। मॉडल जैविक तंत्र का तंत्र नेटवर्क के कार्यों और संरचना पर आधारित है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, 1 और 2 दोनों ही सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 10वां। अब देखते हैं अफवाह प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरीय प्रतिरूप एक केंद्रीय उच्च बिंदु के पास जो आसपास विकसित होता है। अब मुड़ी हुई स्थलाकृति को में जालीनुमा प्रतिरोध विकसित होता है। तो इसमें क्या है, इसके 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है। अभी हम इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। जो एक केंद्रीय बिंदु है इस प्रकार का बनता है, ठीक है, इस प्रकार का एक थोड़ा छोटी टाइप का बन गया, इस प्रकार का बनता है। यहाँ पर क्या होता है, केंद्रीय बिंदु, यह एक केंद्रीय बिंदु को उच्च बिंदु के आसपास विकसित होता है, ठीक है। इधर से इधर से इधर से इधर से जो नलियाँ निकलती हैं उसको बोलते हैं, नलियाँ निकलती हैं जो एक बिंदु से इधर से, ठीक है। इसमें ज्वालामुखी शंक्वाकार आकार की विशेषताएं सामान्य और जैसे अमरकंटक की श्रेणी है से निकलने वाली नदियाँ जो नर्मदा सोन, ये किसका उदाहरण है, ये अरीय का उदाहरण है। अब इसके बाद देखते हैं जालीनुमा, ठीक है। जालीनुमा क्या होती है, जालीनुमा एक ऐसी नदी जाती है, उसके अनुसार इस प्रकार से जाली टाइप की बना लेते हैं, ठीक है। अब जालीनुमा में क्या है, जब नदियाँ की प्राथमिक सहायक नदियाँ एक दूसरे को समांतर में बहती हैं, ठीक है, समांतर में बहती हैं तथा उनमें समकोण पर जुड़ती हैं, तो वे प्रतिरूप में कैसी जालीनुमा यानी जाली के आकार की हो जाती हैं। इसके बाद क्या है, जालीनुमा के बाद है एक अभिकेंद्री। अभिकेंद्री भी एक वो होता है। अभिकेंद्री में क्या होता है, एक केंद्रक होता है और इधर 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 जो है नदियाँ आती हैं, उनकी एक ही जगह पर गिरती हैं, ठीक है। ये अभिकेंद्री हो गया। अब इसमें एक विधि और है वृक्षाकार। वृक्षाकार जैसे जो
उत्तरी मैदान में वृक्षाकार है जो गंगा नदी के जो है उसमें क्या है, इस तरीके से उसमें शाखाएं निकलती जाती हैं, शाखाएं में शाखाएं, शाखाएं में शाखाएं निकलती हैं, उसे हम वृक्षाकार आकृति कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो संप्रभु ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब संप्रभु ग्रीन बॉन्ड केवल कंपनियों द्वारा ही जारी किए जाते हैं। यह स्थानीय जारीकर्ताओं के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारण, तरलता और एक प्रदर्शन प्रभाव प्रदान करेगा। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है केवल 2। इसका राइट आंसर क्या है? केवल 2। अब इसके बारे में देखते हैं। ग्रीन बॉन्ड जो है विभिन्न कंपनियों, देशों, जो बहुपक्षीय संगठन हैं, उनके एक विशेष रूप से जो सकारात्मक पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन के लाभ की परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है। ठीक है, जो इनकी परियोजना है वो नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन और हरित भवन पर शामिल होते हैं। अब इन बॉन्डों से प्राप्त आय को हरित परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ये बॉन्ड लागू किए जाते हैं उसको क्या है? यह वर्ष 2007 में इस बाज़ार की स्थापना के अनुसार कितना? $1 ट्रिलियन, ठीक है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, संचय निगरानी करने के लिए किया गया था। अब प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा? अगला। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी स्विफ्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये क्या है? यह एक स्विफ्ट प्रणाली है। ठीक है, यह G20 देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रण है। स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है जो स्विफ्ट कोड कहते हैं। और इसमें क्या, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम रूस द्वारा जो स्विफ्ट के विकल्प के लिए लॉन्च किया जाता है। इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि हमें जो है गलत निकालना है। ठीक है, तो इसका ये कौन सा, ये कथन गलत है। तो केवल 3 जो है कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, और ये दोनों ही सही है। अब देखते हैं ये दोनों कैसे सही है। जो स्विफ्ट जो प्रणाली है यह वित्तीय संस्थान के लिए धन हस्तांतरण जैसे क्या है, वैश्विक मौद्रिक विनिमय दर के बारे में है, आदान प्रदान के लिए सुनिश्चित मंच है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी, जो बेल्जियम में स्थित है, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी और यह बेल्जियम में स्थित है। अब यह G20 के बारे में देखते हैं। क्या G20 देशों के जो केंद्रीय बैंक हैं वो यूरोपीय सेंट्रल बैंक और नेशनल ऑफ बेल्जियम के नियंत्रण करता है। ठीक है, और G20 में क्या है, 11 औद्योगिक देशों ने, जैसे बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो समूह है जो आर्थिक और मौद्रिक विषयों पर परामर्श का एक सहयोग काम करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 200 से अधिक जो देश हैं उनमें क्षेत्रों में लगभग 11,000, करीबन 11,000 इसकी जो सदस्य बैंक हैं। और स्विफ्ट जो एक मैसेजिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक स्विफ्ट कोड है। ठीक है, इसलिए ये सही है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न दबाव वाले क्षेत्र होते हैं जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच क्षेत्र तक सीमित होते हैं। ठीक है, अगला कथन है जो भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी में कमी के साथ चक्रवात में बल बढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कौन सा? केवल एक कथन सही है और इसमें सही कथन हमें छांटना था। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है निम्न दबाव वाले क्षेत्र में, यानी जहाँ कम दबाव होता है उस क्षेत्र से अधिक दबाव वाले क्षेत्र तक की ओर चलते हैं। और ये कौन सा? 30 डिग्री पे जो उत्तर और दक्षिण के अक्षांशों के बीच होते हैं। इसके चारों ओर जो उच्च वेग होता है। ठीक है, किस प्रकार? इस तरह का होता है। इसके चारों ओर उच्च वेग होता है और आने वाली हवाएं जो प्रवाहित होती हैं जो क्षैतिज में लगभग 500 से 1000 किलोमीटर तक की जो सतह पर लंबा, जबकि 12 से 15 किलोमीटर तक यह फैली हुई होती हैं। ठीक है, ये चक्रवात होता है। अब इसमें क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता में जो बड़ी दबाव की प्रवणताएं हैं उसमें दबाव की प्रवणताएं हैं। अब इसके बाद देखते हैं भारत में जो बंगाल की खाड़ी, अगला कथन क्या है?
भारत में जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दूरी के साथ चक्रवात का बल कम होता है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में लगभग 180 किलोमीटर घंटा की औसत वेग से गंभीर जो है चक्रवाती तूफान आते हैं। ठीक है, जो इसके क्या है परिणाम स्वरूप समुद्र के जो स्तर वाले हैं असमान वृद्धि होती है, जिसे स्टॉर्म सर्ज के रूप में भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब ये देखिए पॉलिटी का प्रश्न है। राज्यपाल के संदर्भ में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्यपाल का किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध पर दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। अगला कथन है राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमादान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कौन से कथन सही है? तो इसमें क्या है, कथन एक यानी कथन नंबर 2 सही है, यानी केवल 2 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 161 जो है वो क्या कहता है, ये जो किसी भी मृत्युदंड को क्षमादान नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, विराम कर सकता है, परिहार कर सकता है, लेकिन किसी यानी जो क्षमादान की शक्ति है वो सिर्फ राष्ट्रपति में ही निहित है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपण भूआकृतियाँ हैं? इसमें जलोढ़ पंख, डेल्टा, नदी धाराएं, घाटियाँ और जो जलगर्तिका। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके देखिए 1 और 2 है, 1, 2 और 3। ठीक है, ये होती हैं इसमें जो निक्षेपण भूआकृतियाँ होती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके एक एक के बारे में देख लेते हैं। अब जो इसको क्या कहते हैं, बहता हुआ जल जो भूजल, ग्लेशियर, हवा और तरंगों जैसी शक्तिशाली भूआकृति का कारण होता है, जो इनका बहना यानी निक्षेपण की भूआकृतियाँ कैसे बनती हैं। अब भू आकृतियों के कारकों द्वारा होने वाले जो अपरदन है या निक्षेपण है वो अपरदनकारी या विनाशकारी या निक्षेपण के संरचनात्मक शैली के भूआकृतियों का निर्माण करती हैं 2 प्रकार की, जैसे जलोढ़ पंख। अब पहले देखते हैं हम जलोढ़ पंख क्या है। जलोढ़ पंख के बारे में जानते हैं। जलोढ़ पंख तब बनते हैं जब ऊंचे स्थलों से बहने वाली धाराएं जो निम्न प्रवणता की तरफ मैदानों में पहुंचकर जो है एक स्थान पर फैल जाती हैं, वहाँ पर बनते हैं क्या, जलोढ़ पंख बनते हैं, जो एक शंकु के आकार की आकृति बना लेते हैं। अब इसके बाद होते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जब वो नदियाँ समुद्र में गिरती हैं तो इस प्रकार से डेल्टा बनाती हैं, जिसके बीच में जो मिट्टी रह जाती है उसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे बाढ़ का मैदान जो नदी के निक्षेपण में वहाँ पर भी बनती है। अब प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधका आदि के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जो बाढ़ के मैदानों में संबंधित रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नदी रोधकाएँ या विसर्पी रोधकाएँ। नदी रोधकाएँ क्या है, नदी जो अवतल ढालों पर पाई जाती हैं, जो अवतल ऐसी ढालों पर पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की ढालों पर पाई जाती हैं और ये रोधकाएँ प्रवाहित द्वारा जो अपने द्वारा लाए गए जल और तलछटों के किनारे निक्षेपण कारण बनती हैं। यहाँ पर ऊपर से आए, इधर से इन्होंने अपनी यहाँ पर जैसे नदी से आई हुई मिट्टी डाल दी, इसमें क्या होता है, ये रोधकाएँ बन जाती हैं नदी के बीचों बीच। ठीक है, अब घाटियाँ और जो जलगर्तिका है वो अपरदनकारी भू आकृतियों का विकल्प नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या है, लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। पीट मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, अब लवणीय मृदा में क्या होता है, नाइट्रोजन और कैल्शियम। ठीक है, लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है, जबकि इसमें होता क्या है, जो लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है, ऊसर जैसे क्षेत्रों में, कहीं आपने देखा होगा ऊसर जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। और जो लवणीय होती है, लवणीय जैसे बोलते हैं रे, उसका लोग कपड़े धोने में यूज करते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लगता होगा कि उसमें किसकी पोटेशियम और सोडियम मैग्नीशियम की एक बड़ा अनुपात होता है। ठीक है, मुख्यतः शुष्क जलवायु है और ख़राब जल की निकासी के कारण इन लवणों की मात्रा में अधिक होता है। अब यह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, जैसे जल भराव वाले क्षेत्रों में या दलदली क्षेत्रों में या दोमट मृदा वाले क्षेत्रों में कहीं भी मिल सकती है। अब लवणीय मृदा में क्या होता है, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है, और जबकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है, अब इसका क्या है, 1 मिनट, अच्छा ये कह रहा है सही नहीं है, सॉरी। इसमें क्या जो सही नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें सही नहीं है, तो ये एक भी सही नहीं है, मतलब दोनों ही सही हैं, इसमें गलत छांटने थे।
अब इसमें ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो हमने ये नहीं देखा था, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये क्या है, इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है, और इसमें ज़्यादातर क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो पीट मृदा होती है, पीट मृदा क्या होती है, यह भारी जो वर्षा के कारण उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यह वनस्पति अच्छी वृद्धि करती है, ठीक है, ये पीट मृदा। तो इसमें ना तो एक गलत है और ना तो दो गलत है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे किसी व्यक्ति के बारे में बताए, वे वैष्णव मत के अनुयायी थे, ठीक है। उन्होंने लोगों के बीच शक्ति का व भक्ति का प्रचार प्रसार किया और मोक्ष के सिद्धांत की शिक्षा दी। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह किया। वे वेदांत के वैशिष्ट तत्व उपशाखा के मुख्य प्रवर्तक थे। उपयुक्त कथन में भारत के निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का उपयुक्त वर्णन करते हैं, ठीक है। तो ये किसका करते हैं, ये रामानुजन का करते हैं, श्री रामानुजाचार्य, ठीक है। इन्होंने क्या है, 1017 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जो है श्री पुरंदर में हुआ था इनका जन्म, और ये वैष्णव मत के अनुयायी थे, और उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित किया, और उन्होंने भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहन किया, और मोक्ष की शिक्षा दी, और अस्पृश्यता के प्रति इन्होंने भेदभाव किया, जो छुआछूत बोलते हैं। और श्री रामानुजन जो है शंकराचार्य के उपदेश को एक उनसे भिन्न थे, जो अद्वैत वेदांत शंकराचार्य जी ने लिखा है, और इन्होंने अपना उपशाखा के रूप में उसको प्रस्तावित किया, ठीक है। और इसमें वसुदेव कुटुम्बम अर्थात विश्व एक परिवार है, इसकी इन्होंने इस विचार पर अक्षुण्ण रखने के लिए इन्होंने 1000वीं जयंती को भी यानी समानता के त्यौहार के रूप में बताया, ठीक है। तो ये वेदांत के जो थे, वेदांत अद्वैत वेदांत है, उसके विशिष्ट दैत्य उपशाखा के मुख्य जो प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध थे। तो ये कौन थे, श्री रामानुजन। अब अगला देखते हैं, ग्लेशियर ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट क्या है, ये इस पर कौन से कथन, कथन नंबर 1, परियोजना का मुख्य लक्ष्य समुद्री कचरे को रोकने और कम करने में विकासशील देशों की सहायता करना है, ठीक है। अब ग्लोलिटर पार्टनरशिप मलेशिया सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बीच एक परियोजना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, यानी कौन सा सही कथन छांटना है, तो इसमें सही कौन सा है, ए सही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। जो ग्लोलिटर पार्टनरशिप नॉर्वे सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो IMO और खाद्य एवं कृषि जो है FAO के बीच एक परियोजना का है, जिसका उद्देश्य क्या है, समुद्री कचरे को कम करना, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य ग्लोलिटर पार्टनरशिप जो परियोजना है उसको समुद्री परिवहन और मत्स्य पालन के क्षेत्रों के भीतर समुद्री कचरे को कम करना, विशेष रूप से समुद्री प्लास्टिक के बारे में रोकने में और कम करने में, विकासशील देशों की सहायता करने में, और दोनों जो उद्योगों में प्लास्टिक का उपयोग में कमी करने के लिए ये एक संस्था है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब वायुमंडल के संदर्भ में क्या है, वायुमंडल का विस्तार लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसके दोनों ही ऑप्शन गलत है, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। इसमें सही पूछ रहा, तो इसमें ना तो एक सही है ना तो दो। अब एक सही क्यों नहीं है, क्योंकि 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 किलोमीटर तक की दूरी तक है वायुमंडल, ठीक है। 16,000 हो गया, 1600 किलोमीटर तक की दूरी तक है वायुमंडल, ठीक है। तो ये क्या, ये कथन सही नहीं है, इसमें दिया गया 1000, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बारे में देखते हैं। जो वायुमंडल है, वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित है, ठीक है। कैसे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित है। ऑक्सीजन जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और प्राणवायु है, जबकि नाइट्रोजन जीवों के विकास में मदद करती है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था यानी MECR
के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले एक ऑप्शन नंबर 1 है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, ऑस्ट्रेलिया समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था और वासेनर अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके चारों के चारों ये ऑप्शन यानी नीचे दिए गए कूट में प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या है, चारों के चारों ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। फैक्ट बन सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो इसमें क्या है, जब जब हम फैक्ट बताएं उन फैक्टों को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और उनको सुनने से क्या होता है, उसकी एक क्लियरिटी आती है, जिससे क्या उस फैक्ट के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके क्या है, जो बहुपक्षीय निर्यात जो है नियंत्रण व्यवस्था है MECR जिसको बोलते हैं, और इसमें जो प्रमुख है आपूर्तिकर्ता देश को द्वारा सृजित है, जो इसके एक बाध्यकारी समझौता है। ठीक है, और वे संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र हैं, वे संयुक्त राष्ट्र से वो नहीं है। अब वर्तमान में जो जो 4 में से 3 सदस्य हैं, भारत 4 में से 3 सदस्य हैं, यानी 3 का सदस्य है। जैसे परमाणु जो है आपूर्तिकर्ता समूह, ऑस्ट्रेलिया समूह और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था और वासेनर व्यवस्था। ठीक है, इन चारों के रूप में है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अब इसके बाद देखते हैं सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों को सदैव गरीबी रेखा से नीचे बनाए रखने में सूखा एक प्रमुख कारक है। इसमें क्या, वर्ष 2000 से सूखे की संख्या और अवधि में 29% की वृद्धि हुई है। सूखा प्रवण जिले भारत की कृषि योग्य भूमि के 42% का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका राइट आंसर है डी। 1 और 2 तीनों ही सही है, क्योंकि ये लोगों को जो है सूखा क्या है, सूखे आमतौर पर एक विस्तारित अवधि तक जो है जो वर्षा या वर्षण की कमी के कारण, जब कहीं कोई क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा पर आधारित कृषि है और वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, तो आम तौर पर उसे सूखा में, जब वर्षा नहीं होती, मौसमी वर्षा नहीं होती, तो उसे सूखा में घोषित कर देते हैं। और लोगों को जो सदैव जो गरीबी रेखा में ले जाने के कारण यही है कि सूखा पड़ना। ठीक है, जिससे आपके खाद्यान्न में कमी आएगी, जिससे सूखा पड़ सकती है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2021 के अनुसार पिछले 2 दशकों में कितना 2000 से सूखे की संख्या की अवधि में 29% की वृद्धि हुई। ठीक है, और ये सूखा प्रभावित जिले जो भारत के लगभग 42% भूमि का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन ग्रहों के चारों ओर वलय है। ठीक है, वलय मतलब रिंग। ठीक है, इसमें देखते हैं बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। ठीक है, इसमें क्या है, इसके ऑप्शन चारों ही सही है। ठीक है, कैसे हैं अब देखते हैं। बृहस्पति जो है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके नाम के कितने 53 नामित उपग्रह हैं। ठीक है, और यह 26 से आधिकारिक नाम पर है, 26 से आधिकारिक नाम पर है। अब इसके बाद इसके चारों ओर हल्के वलय भी हैं। ठीक है, यह अपना चक्कर केवल 10 घंटों में पूरा कर लेता है। अब इसके बाद देखते हैं शनि क्या है, इसका रंग जो है कैसा होता है, पीला होता है। एक बर्फीला वलय रहती है, इसके चारों ओर बर्फीला वलय रहती है। और इसके बाद क्या है, इसके 60 से अधिक जो है ज्ञात चंद्रमा है, 60 से अधिक इसके ज्ञात चंद्रमा है, और यह अपना चक्कर 11 घंटे में पूरा कर लेती है। ठीक है, पूरा कर लेती है। और जो क्या है, सौरमंडल में ये दूसरा सबसे छोटा दिन होता है। अब इसके बाद देखते हैं अरुण की बात। पूर्व से पश्चिम की ओर यह गति करता है, और यह करवट लगभग इसमें कितनी 13 ज्ञात वलय है, रिंग जो है कितनी है 13 ज्ञात रिंग वलय है, और यह कितने 17 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। अब इसके बाद बात करते हैं वरुण की। वरुण क्या है, इसमें वरुण हमारे सौरमंडल का जो 8वां सबसे दूर का ग्रह है, जो वरुण पर अंधेरा और ठंडा रहता है, क्योंकि यह सुपरसोनिक हवाओं का उपस्थित है। इसमें कम से कम 5 मुख्य वलय हैं और 4 वलयाकार उपस्थिति है, जो धूल और मलबे के गुच्छे के रूप में दिखाती है। जैसे इसके पास जो है संभवतः जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से निर्मित होते हैं, और यह अपना चक्कर 16 घंटे में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 23।
पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, निष्क्रिय EOS पृथ्वी की सतह को परावर्तित विकिरण का पता लगाता है और बादलों के पार भी देख सकता है। सक्रिय EOS जो है पृथ्वी की ओर ऊर्जा संचारित करता है और लौटते समय सिग्नल की माप करता है जो पृथ्वी की सतह के बारे में सूचना प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके बारे में पृथ्वी अवलोकन जो है, यह जो अवलोकन जो उपग्रह का पृथ्वी का रिमोट सेंसिंग है कक्षा, जो एक पृथ्वी का अवलोकन करता है और जो इसे जासूसी उपग्रह या पर्यावरण निगरानी उपग्रह भी कहते हैं, जो फोटोग्राफी के द्वारा करता है और गैर सैन्य उपयोगों के द्वारा भी करता है। तो इसमें क्या है, इसका सही उत्तर है केवल 2। ठीक है, एक सही नहीं है। अब इसमें क्या है, निष्क्रिय जो EOS के बारे में इसकी बात की गई। निष्क्रिय उपग्रह पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरण जैसे दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश का पता लगाते हैं। तो यह सामान्यतः निष्क्रिय उपग्रह को बादलों को भेदकर कार्य करने में सक्षम नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जो अगला ऑप्शन है ये क्या है, EOS पृथ्वी की ओर जो ऊर्जा संचारित करता है और लौटते सिग्नल को मापता है जो पृथ्वी की सतह के बारे में सूचना प्रदान करता है। अब इसमें क्या है, सामान्य तौर पर सक्रिय जो उपग्रह है बादल को भेद कर देख सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया केवल B। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर जल के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अब ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पादित होती है। ठीक है, अब इसके बारे में उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका कौन सा, ये 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन पृथ्वी का सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है में से एक है जो वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का जो उससे बनने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, यह नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का प्रयोग कर जल विद्युतीकरण जो विद्युत अपघटन का उत्पादित की जाती है। ठीक है, और इसे यह निम्न कार्बन फुटप्रिंट को भी रखती है। अब इसके बाद देखते हैं ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन यह कोयले का उपयोग करके उत्पादित की जाती है जहां उत्सर्जन को वायुमंडल में छोड़ा जाता है, ये ब्राउन हाइड्रोजन है। अब ग्रे हाइड्रोजन और होता है, इसे ग्रे हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। यह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है जहाँ संबंधित उत्सर्जन का वायुमंडल में छोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन क्या है, यह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है जहाँ कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग कर उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है। ठीक है, इसे लो कार्बन भी कहते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर है C, 1 और 2 दोनों। अब प्रश्न नंबर 25 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इसमें देखना है कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका दोनों ही कथन सही है। क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव की ओर झुकते हुए मकर रेखा का जो सूर्य की सीधी रेखा यानी सीधी किरणें पड़ती हैं। जैसे ही सूर्य जो है मकर रेखा के जो है 23 डिग्री यानी 30.5 डिग्री साउथ में लंबवत पड़ती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध के जो एक बड़े हिस्से के रूप में प्रकाश मिलता है, इसलिए इसे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी के दिनों की अवधि को लंबित करता है। दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है। अब पृथ्वी की जो स्थिति है वो शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है, शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, जो मकर संक्रांति की बात है। अब 21 जून और 23 जून को जो है वो 21 मार्च और 23 मार्च को क्या होता है, सूर्य की किरणें जो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन दोनों ही सही है। अब प्रश्न नंबर 26 है। 26 क्या है, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत देखना है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रारंभिक जो सार्वजनिक पेशकश प्राथमिक बाजार के माध्यम में लाई जाती है। यह आम लोगों को प्रतिभूतियों की बिक्री करती है। शेयर बाजार में बड़ी संख्या में IPO का जारी होना स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत है। कंपनी के जो लिए इसकी निश्चितता परिपक्वता अवधि होती है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो IPO है प्रक्रिया जिसके द्वारा एक
निजी तौर पर संचालित कंपनी या सरकार स्वामित्व वाली कंपनियां जैसे भारतीय जीवन बीमा लोगों को या नए निवेशकों या शेयर के लिए पेशकश को धन जुटाती है। और इसमें क्या आईपीओ एक प्राथमिक बाजार के आम लोगों के लिए एक सार्वजनिक रूप से क्या है प्रतिभूतियाँ बिक्री करती है। और यह क्या है, यह किसी कंपनी को दीर्घकालिक या अनिश्चित परिपक्वता अवधि के लिए के साथ धन का बड़ा स्रोत है। और अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जब बड़ी आईपीओ जारी किए जाते हैं तो यह एक स्वास्थ्य शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था को संकेत देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन डी गलत है, मतलब गलत छांटना था, इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 27, इसमें निम्नलिखित में से कौन से देश मिन्स्क समझौते के भागीदार हैं। तो इसमें देखिए रूस, यूक्रेन, भारत और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इसका आंसर है केवल 1 और 2 यानी रूस और यूक्रेन। अब देखते हैं इसके बारे में ये क्या है। जो मिन्स्क समझौता है, यह प्रथम मिन्स्क समझौता सितंबर 2014 और द्वितीय समझौता 2015 में हस्ताक्षरित किया गया था। जो प्रथम मिन्स्क समझौता है इसमें क्या किया गया था, प्रथम मिन्स्क समझौते के पर सितंबर 2014 में बेलारूस के हस्ताक्षर हुए थे। और समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं में जो है जैसे रूस, यूक्रेन और यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग जो उनके सहयोगी संगठन थे उनको जो है डोनेट्स्क और लुहानस्क के रूप में जो है कि रूस समर्थक नेता भी शामिल थे। और इसमें क्या, इसके बाद द्वितीय जो मिन्स्क समझौता था इसमें रूस, यूक्रेन, यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन और 2 रूसी समर्थक जो अलगाववादी क्षेत्र जैसे डोनेट्स्क से और लुहानस्क के नेताओं ने 2015 में 13 सूत्री जो हस्ताक्षर किए, वो समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 1 और 2। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद क्या अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं आप 28 नंबर। कथनों पर विचार कीजिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय कानूनी सेवा जो प्राधिकारी का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राज्य जो विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। जो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण है जिसे नालसा कहते हैं, उसमें अगर राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी 1987 के तहत किया गया था। और शायद 9 नवंबर 1995 में समाज के कमज़ोर वर्ग को मुक्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाया गया। इसके बाद देखते हैं भारत के मुख्य जो न्यायाधीश हैं, इसका क्या है, पैट्रन इन चीफ हैं, वो क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्या है, पहले बताया गया ये कथन गलत है। अगर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सही है। अब मुख्य संरक्षक के रूप में क्या है, उच्च न्यायालय में एक जो सेवारत है या सेवानिवृत्त लोग हैं उनकी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किए जाते हैं। तो ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब इसका क्या है, इसमें देखते हैं विकल्प। एकदम अचानक PDF बिगड़ जाता है। 28 नंबर है, हाँ 28 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है 28 नंबर, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, इसमें सही देखना था, तो इसमें कौन सा है सही, केवल 2 सही है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी स्थान पर वायु के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो वायु के तापमान को नियंत्रित करता है, उसमें कौन सा है, इसमें देखिए अक्षांश, तुगंता, वायु संहति, परिसंचरण और महासागरीय धाराएं। तो इसमें क्या होता है, ये सभी के सभी नियंत्रण करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। जो उस स्थान का अक्षांश के ध्यान से जब तापमान वाले कारक हैं तो तापमान बढ़ने के कारक कौन कौन है, उस के अक्षांश
और समुद्र की तुगंता और उसकी दूरी और उसके संयुक्त परिचय और ठंडी महासागरीय धाराएं में उपस्थित होते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये करता है। इसमें ये सहायक नियंत्रण यानी तापमान नियंत्रण करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, महासागरीय जो पर्वतीय चट्टानें महाद्वीपीय पर्वतीय चट्टानों से पुरानी है। ठीक है, अब मध्य महासागरीय कटक के साथ ज्वालामुखी उद्गार का सामान्य, तो इसका कौन सा सही है, इसका केवल 2 सही है। ठीक है, अब क्यों सही है ये देख लेते हैं। जब चट्टानों में जो पुराचुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण जो विशेष निम्न तत्व का उजागर किया जाता है, तो क्या है, मध्य महासागरीय कंटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार का सामान्य क्रिया सक्रिय होती है। ठीक है, तो इसलिए ये सही है। अब देखो, जो महासागरीय पर्वतीय की चट्टानें हैं वो महाद्वीपीय पर्वतीय के चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। ठीक है, इसलिए एक कौन सी है, महासागरीय पर्वतीय की चट्टानें कहीं भी 200 मिलियन वर्ष से पुरानी नहीं है, और इसलिए जो महाद्वीपीय चट्टानें हैं वो 3200 बिलियन वर्ष पुरानी है, अतः यह कथन कैसा है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर है केवल बी। अब अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेदराम यात्रा भारत का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, और यह क्या है, मेदराम यात्रा महोत्सव हर 2 वर्ष में तेलंगाना के मेदराम गांव में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन केवल 2 सही है। ठीक है, 1 नहीं है। इसमें क्या है, जो मेदराम यात्रा है, जो इसमें समक्का और सरलम्मा यात्रा और मेदराम यात्रा भारत के तेलंगाना में नए राज्य में मनाए जाने वाले देवी देवताओं को सम्मान का एक आदिवासी त्यौहार है। ठीक है, और यह क्या था, यात्रा तेलंगाना के जो मुलुगु ज़िले में जो तड़वाई मंडल के मेदराम से शुरू हुआ है, और यह हर 2 वर्ष में यानी हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के बाद मेदराम यात्रा देश के भक्तों की सबसे बड़ी और आकर्षक वो है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है, कुंभ मेला, इसलिए ये सही नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 32 क्या है, प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णा सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, नर्मदा का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। हेमावती और कामिनी कावेरी की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो इसमें एक जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, एक ऑप्शन गलत होने के कृष्णा दूसरी सबसे बड़ी है, पहली सबसे बड़ी नहीं है। ठीक है, तो यह कौन सा है, जो प्रायद्वीपीय नदी है, जो गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लगभग कितनी है, जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, और लगभग 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं गोदावरी की, वो पूर्णा, बरदा, मंजरा, प्राणहिता, पैनगंगा और दक्षिण गंगा, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 2। और जैसे इसकी जो कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियाँ देख लेते हैं, जिसमें क्या है, इसकी नर्मदा की जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ अभी याद नहीं है। ठीक है, इसके बाद कावेरी नदी है। कावेरी नदी की जो है, इसमें देखते हैं सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसमें अमरावती, भवानी, हेमावती और कामिनी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं 33। अब मालनिवास द्वीप स्थित है। अब मालनिवास द्वीप कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका से दक्षिण पूर्वी तट पर। ठीक है, और इसमें कहा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम पूर्वी तट पर, सैंडविच द्वीप समूह के दक्षिण तट पर, और गप द्वीप समूह के उत्तर पूर्व पर। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 34। यह क्या है, लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, लोकपाल क्या है, एक बहुसदस्यीय निकाय है। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, और लोकपाल कब आया था, 2013 में लोकपाल की स्थापना हुई थी, और यह क्या है, एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक दर्जे वाला एक वैधानिक निकाय है। लोकपाल क्या एक बहुसदस्यीय
निकाय है जिसका गठन चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ होता है। अब इसके बाद देखते हैं 35। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट स्ट्रीम वहाँ विकसित होते हैं जहाँ अलग अलग तापमान की वायु राशियाँ मिलती हैं। ठीक है। अब शीत उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिम जेट स्ट्रीम पूरे पश्चिम और मध्य एशिया में पश्चिम पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम जो है एक भूस्थैतिक वायु है। ठीक है। जो क्षोभमंडल की ऊपरी परतों के माध्यम से 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज रूप से बहती है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जेट स्ट्रीम की वहाँ विकसित होती है जहाँ अलग अलग तापमान की वायु राशियाँ होती हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36। 36 क्या है, पूर्वव्यापी कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कर अतीत में जो किए गए लेन देन पर आरोपित किया जाता है। ठीक है। और ये क्या है, पूर्वव्यापी कराधान का उद्देश्य कराधान नीतियों में किसी भी विचलन को ठीक करना जो अतीत में किसी कंपनी को कम फायदा उठाने के लिए अवसर प्रदान करता है। ठीक है। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और सी दोनों ही सही है। अब देखते हैं 37। यह क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है। तो किस स्थान पर पाया जाता है खारे पानी का मगरमच्छ, जैसे ऑप्शन है सुंदरबन, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। तो ये खारे पानी का मगरमच्छ कहाँ पर पाया जाता है, इसमें क्या है, मौजूदा जीवित जो है 30 प्रजातियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। इसे ट्रू क्रोकोडाइल मगरमच्छ के नाम से या कैनम में शामिल है। ठीक है। मगरमच्छ और कैमन में शामिल है। इसे एस्चुरियन क्रोकोडाइल भी कहा जाता है, जहाँ पर एस्चुरी बनती हैं। अब एस्चुरी कहाँ बनती हैं, पश्चिमी घाट पर बनती हैं, तो एस्चुरियन क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। यह मगरमच्छ जो उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान पार्क में भी जो है, और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है। और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, यह बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और सैलोमोन द्वीप में भी पाया जाता है। ठीक है। तो इसका क्या है, 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 3 है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 38। निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में भारत सरकार शुरू किया गया था। ठीक है। क्या व्यापक परिवार नियोजन 1952 में शुरू किया गया था, ये कथन है। ठीक है। अब इसका क्या है, इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है। प्रवासन जो है जनसंख्या, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या जाती है तो प्रवासन से क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। ठीक है। भारत में क्या है, अपने देश में कि ग्रामीण शहरों से लोग जो शहर और कस्बा की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर लगातार उसमें वृद्धि होती जाती है। ठीक है। और जो परिवार की योजना से जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कल्याण सुधार में भारत सरकार ने 1952 में यह परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया था। ठीक है। तो इसके दोनों ही कथन सही है। अब इसके बाद देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब धन्यवाद प्रस्ताव कब होता है, जब पहली जो लोकसभा की बैठक होती है उस लोकसभा की बैठक में या सत्र की बैठक में जब जो राष्ट्रपति है वो अपना अभिवादन भाषण देता है, इस भाषण के बाद जो है जो लेजिस्लेटिव के लोग होते हैं, जैसे लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, उनका धन्यवाद प्रस्ताव में इसके क्या है, राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद इसकी चर्चा की जाती है। जी सही है। और धन्यवाद प्रस्ताव संशोधन योग्य है या नहीं है। अब इसमें देखना है इसके ऑप्शन कौन से सही है कौन से नहीं है। तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन केवल 2 सही है। ठीक है। अब जैसे धन्यवाद प्रस्ताव है, धन्यवाद प्रस्ताव क्या है, प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र में जो प्रारंभ और वित्तीय वर्ष के सत्र में पहले सत्र में सदन में संबोधित करता है। इस संबोधन के जो में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष आगामी वर्ष की सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों को रेखांकित करता है। अब राष्ट्रपति के इस संबोधन
को जो है ब्रिटेन के राजा के भाषण के रूप में दिया गया, जैसे थैंक्स मोशन या धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। अब इसके बाद क्या है, संबोधन पर चर्चा उसके प्रस्तुत होने के कुछ दिन बाद होती है और उसके बीच की अवधि के में अन्य कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये तुरंत बाद नहीं है, उसमें क्या है, उसके बीच की अवधि में कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की नोटिस जो है राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद ही दिए जा सकते हैं। हालांकि धन्यवाद प्रस्ताव की सूचना जो है बुलेटिन में छप जाने और प्राप्त हो जाने के बाद ही सदन के जो सदस्यों को भेजी जाती है। विशेष अवसर पर बुलाई गई सभा की वजह से धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन जो का प्रस्ताव सिर्फ विरोधी दल या संशोधन जो सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अतः ये कथन सही है। ठीक है, इसका आंसर है केवल। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो फ्रंटियर रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा संगठन करता है, इसका ये क्या, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन जो है फ्रंटियर रिपोर्ट जो है UNEP जो द्वारा जो फ्रंटियर रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, अब फ्रंटियर रिपोर्ट क्या है, 2022 में 3 जो पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कर उन्हें समाधान का उपाय प्रदान करती है। ठीक है, ताकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता और नुकसान के संबोधित की जा सके। इन पर्यावरण मुद्दों को जो है शहरी ध्वनि प्रदूषण और वनाग्नि और फेनोलॉजिकल बदलाव, रिपोर्ट में जो शहरी योजनाओं की योजना का ढांचे और औद्योगिक से निकलने वाला धुआं के बारे में से रिपोर्ट जारी करता है। अब इसके बाद देखते हैं 41। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वन जो ज़्यादातर हिमालय के दक्षिणी ढलानों में आच्छादित हैं। इसमें ये ज़्यादातर गुर्जर और बकराल जैसी खानाबदोश जनजातियों द्वारा चारागाह के लिए उपयोग किए जाते हैं। जंगली भेड़, याक और भालू जंगलों में पाए जाने वाले आम जानवर हैं। ठीक है, तो ये किस वन की बात करता है, ये वन जो है ये पर्वतीय वन की बात करता है। ठीक है, पर्वतीय वन। अब इसमें मैग्रोन वन कौन से किसे कहते हैं, मैग्रोन वन पहले देख लेते हैं। मैग्रोन वन क्या है, जो ज्वारीय वन होते हैं, ज्वार भाटे से प्रभावित तटों को क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे तटों में कीचड़ और गाद जमा हो जाती है। ठीक है, जो मैग्रोन जो आम किस्म की एक वो जो पौधे की जो जड़ें हैं वो इसमें डूबी रहती हैं, इसको कहते हैं मैग्रोन वन। अब इसके बाद गंगा, महानदी और कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के डेल्टा में ऐसी वनस्पतियाँ आच्छादित होती हैं। अब इसके बाद है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन क्या है, यह आर्द्र जो है शीतोष्ण प्रकार के वन होते हैं जो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के मध्य में पाए जाते हैं। इनमें सदाबहार, चौड़ी पत्ती वाले और जैसे ओक और चेस्टनट आदि की अधिकता होती है। जैसे 1500 से 3000 मीटर के बीच जो है समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जिसमें क्या है, चीड़, देवदार और सिल्वर फर्स, स्पूर देवदार जैसे पाए जाते हैं जो शंकुधारी वन होते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये वन ज़्यादातर जो हिमालय के दक्षिण ढलानों और दक्षिणी और पूर्वी भारत की ऊंचाई के वाले स्थानों पर आच्छादित होती हैं। जो गुज्जर और बकराल जैसी खानाबदोश जनजातियां हैं वो चारागाह के लिए इन बड़े पैमाने को इसका उपयोग करते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जो जानवर हैं जैसे हिरण है, चित्तेदार हिरण है, जंगली भेड़ है और जैक खरगोश है, तिब्बती मिरख है, याक है, हिम तेंदुआ है, गिलहरी है और झबरा सिंह है और झबरा सिंह वाला जो बकरा है, भालू है, भेड़ है, मोटे बालों वाली बकरियां हैं, इस प्रकार की पाई जाती है। अब कांटेदार वन में क्या है, झाड़ी में ये 70 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कांटेदार और झाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे डिजर्टिफिकेशन या रेगिस्तान में पाई जाती है। इसमें जो होता है बबूल, ताड़ और यूकोविरियस और कैक्टस पौधे आदि पाए जाते हैं। इन जंगलों में जैसे जानवर कौन कौन से मिलते हैं, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, बाघ, शेर, ऊँट आदि पाए जाते हैं। अब इसके बाद है जो उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं, ये भारत में सबसे व्यापक रूप से विस्तृत वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, यह 200 से 70 सेंटीमीटर वर्षा के बीच में होते हैं। इसमें पौधा पाए जाते हैं जैसे सागौन जो जंगल की इसकी प्रमुख प्रजाति है, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वनों की प्रजाति पाई जाती है। और इसमें जो जानवर रहते हैं वो कौन से होते हैं, जानवर जो हैं शेर, सुअर, हिरण और हाथी आदि पाए जाते थे। इसका राइट आंसर कौन सा, पर्वतीय वन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 है पर्वतमाला योजना। ठीक है, पर्वतमाला योजना है जो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी
के तहत शुरू किया गया था। पर्वतमाला योजना को विशेष रूप से उत्तर के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कितना है? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है और सही पूछ रहा था, तो ये गलत है। अब इसके बाद में इसके बारे में देख लीजिए, जो है पर्वतमाला योजना क्या है? केंद्रीय बजट 2022 और 23 के में पर्वतीय क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राष्ट्रीय जो रोप वे विकास कार्यक्रम को पर्वतमाला कहा गया। ठीक है, और इसमें क्या है? इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत शुरू किया जाएगा। और इसका क्या है? सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये क्या है? ये पर्वतमाला योजना को विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों नहीं है, लेकिन ये क्या है? कनेक्टिविटी बनाने के लिए है। ठीक है, यह योजना वर्तमान में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है, की जा रही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो छोलुंग सुपपा अहोम साम्राज्य का संस्थापक था, जो लक्षित बोरफुकन और सरायघाट में युद्ध में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, उपयुक्त में से कौन सा है? कौन से कथन सही है? तो इसमें दोनों ही कथन सही है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। क्या है? जो छोलुंग है, छोलुंग सुपपा 13वीं शताब्दी के अहोम जो साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया और अहोम शासकों की जो इस भूमि पर नियंत्रण रहा, जो 1826 तक इनका नियंत्रण रहा। ठीक है, और लक्षित जो बोरफुकन ने जो वर्ष 1671 में सरायघाट के युद्ध में अपनी सेना को प्रभावी नेतृत्व किया, जिससे असम पर कब्जा करने का मुगल सेना का प्रयास जो विफल रहा। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर है 44। 44 क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बायोस्फीयर रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है। जो है मुरादरवा डैन्यूब जो MDD को दुनिया का पहला जो है 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसके दोनों ही कथन सही है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। इसका क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है BR यूनेस्को की प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रदेशों को संकेतक भागों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदनाम दिया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास और जो है संबंध सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव करता है। बायोस्फीयर रिजर्व को राष्ट्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के अंतर सरकारीय इंटर गवर्नर वैज्ञानिक कार्यक्रम है और वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, सूची में शामिल है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 45। ठीक है, इसमें क्या है? गंडक नेपाल हिमालय में धौलगिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में जो है मिलान हिमनद से होता है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है और इसका उद्गम गढ़वाल पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? 1 और 2 दोनों ही सही है। 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा नहीं है सही। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। जो गंडक नदी 2 धाराओं वाली काली गंडक और जो है त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय और धौलगिरी माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। ठीक है, अब यह शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से मिलाम हिमनद से होता है और इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब जो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट जो उत्तर में है। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया? गढ़वाल की पहाड़ियाँ दी गई है, इसलिए ऑप्शन ये सी गलत है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 46। 46 क्या है? सैलोमन द्वीप स्थित है। सैलोमन द्वीप कहाँ पर स्थित है? सैलोमन द्वीप ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 47।
अब इसमें क्या है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से गर्म होने के कारण वर्णन करता है। ठीक है, अल नीनो घटना एक नियमित चक्र है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, एक भी सही नहीं है। इसका ऑप्शन पूछ रहा है कौन से सही है, तो इसमें दोनों ही गलत हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देख लेते हैं ये कौन से किस प्रकार से गलत हैं। जो अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह में असमान रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। असमान रूप से किसकी, तापन की स्थिति को दर्शाता है, और इसमें क्या सतही तापन बता रहा है। ठीक है, तो ये गलत है। अब देखते हैं दूसरा, इसमें क्या है, अल नीनो की जो स्थिति है वो क्या घटना एक नियमित चक्र नहीं है। ठीक है, ये क्या नियमित चक्र है, ये नियमित चक्र नहीं है। ठीक है, इसलिए ये एक और दो दोनों ही गलत है। अब इसके बाद देखते हैं 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, जो वाताग्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब दो समान प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र का वाताग्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब गर्म वायु शीतल वायु राशियाँ की ओर बढ़ती हैं तो इसे संपर्क को शीत वाताग्र कहते हैं। तो इसमें क्या, ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखते हैं, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जब दो समान प्रकार की, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, भिन्न प्रकार की। तो इसमें जैसे शीत, उष्ण, अचर, अधिवष्ट, ये 4 प्रकार की होती हैं। अब इसके बाद क्या है, जब शीतलन, ठीक है, जब शीतलन वायु उष्ण और जो वायु राशियों के ऊपर धकेलती हैं तो इस क्षेत्र में जो है शीत वाताग्र कहते हैं। ठीक है, शीत वाताग्र कैसे कहते हैं, जब वो एक दूसरे के ऊपर धकेलती हैं, इसमें क्या है, ये बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, और वायु राशियाँ जो ठंडी वायु राशियों के ऊपर आरोहित होती हैं और इस संपर्क के क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब प्रश्न नंबर है 49, इसमें क्या है, मिश्रित वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उन परियोजनाओं की ओर वाणिज्यिक पूंजी को आकर्षित करता है जो सतत विकास का योगदान करती है। अब इसमें मिश्रित जो वित्त में प्रारंभिक निवेश अक्सर सरकार की ओर से होता है। ठीक है, तो इसके देखते हैं क्या है, इसमें क्या है, दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। जो मिश्रित वित्त है यह विकासशील देशों के सतत विकास की दिशा में अतिरिक्त धन जुटाने यानी वित्त जुटाने के लिए विकास वित्त का एक रणनीतिक उपयोग है। यह विकास परियोजना के वित्त पोषण के एक मॉडल, ठीक है, एक मॉडल को वर्णन करता है जो अक्सर लोक कल्याणकारी या सरकारी संस्था से होता है। बाद में वाणिज्यिक निवेश के एक साथ निवेशकों को जोड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 50। अगला प्रश्न क्या है, लैटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब लैटराइट मृदा क्या है, लैटराइट मृदा निम्न तापमान और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लैटराइट मृदा का अपरदन होने की संभावना रहती है। यह मृदा काफ़ी और चाय की खेती के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर 2 और 3 सही है। ठीक है, एक इसका आंसर सही नहीं है, एक ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, अब एक ऑप्शन गलत ना होने पर ही 3 ऑप्शन बाहर हो गए, तो एक ऑप्शन केवल राइट हो जाए। अब देखते हैं लैटराइट मृदा के बारे में। देखें, जो लैटराइट मृदा वैकल्पिक रूप से आर्द्र और शुष्क मौसम, ठीक है, आर्द्र और शुष्क मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के तहत विकसित होती है। ठीक है, और इसमें क्या, यह मृदा भारी वर्षा के कारण तीव्र निच्छालन का परिणाम है। ठीक है, अब इसके बाद जिन क्षेत्रों में यह मृदा पर्णपाती और सदाबहार वनों के लिए उपयुक्त है वहाँ ह्यूमस समृद्ध रहता है, और लेकिन जो विरल वनस्पतियाँ हैं उसमें अर्ध शुष्क के परिवेश में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। वे भूदृश्य जो अपनी स्थिति के कारण अपरदन और जो अवक्रमण के लिए संवेदनशील होते हैं। ठीक है, उसकी अब इसके बाद देखते हैं क्या है, यह चाय और कॉफ़ी के लिए बहुत उपयोगी होती है। सही है, और यह क्या, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लाल लैटराइट मृदा जैसे काजू की फसलों के लिए अत्यधिक उपयोग होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, सही है 2, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 और 3 सही है। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, ये जो है
ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ठीक है, ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमान में हवा आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये स्तरीय मेघ कहते हैं। ठीक है, अब बादल के बारे में कुछ जान लेते हैं। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ़ के छोटे रवों की संहति होती है। ठीक है, इकट्ठे होते हैं जो पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पश्चात क्या होते हैं। पाश्चात क्या होते हैं। पाश्चात मेघ का निर्माण 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। अब कपासी बादल किसे कहते हैं। कपासी बादल और है जो कपासी मेघ जो है रुई के कपास के समान दिखते हैं, जो 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। यह जो छितरे इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते हैं, जो ये चपटे आधार वाले होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक स्तरीय बादल, जैसा कि नाम से ही पता है, ये परतदार बादल होते हैं जो आकाश के बहुत बड़े भाग में फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः कैसे होते हैं, ऊष्मा का ह्रास और अलग अलग तापमान में हवा को आपस में मिश्रित करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं वर्षा वाले बादल कौन होते हैं। जो मेघ काले गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, ये मध्य स्तरीय या पृथ्वी की सतह से काफ़ी नज़दीक होते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर स्तरीय मेघ। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर, अगला कौन सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। रिवर्स रेपो सामान्यकरण में केंद्रीय बैंक रिवर्स रेपो दरें बढ़ाता है। ठीक है, और रिवर्स रेपो सामान्यकरण का उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और आरबीआई लगाता है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिस पर जो कमर्शियल बैंक हैं वो अपना धन आरबीआई को देती हैं, उस पर रिवर्स रेपो रेट वो का नाम मिलता है। जब कमर्शियल बैंक और आरबीआई से उधार लेती हैं तो उस पर ये रेपो रेट लगाते हैं। ठीक है, तो रेपो रेट से हम क्या इसका संतुलन कर सकते हैं, मुद्रास्फीति का संतुलन करते हैं। इसीलिए ये ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही है। अब प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या है इसमें, जो बाघ संरक्षण का पर चौथा एशिया मंत्री जो स्तरीय सम्मेलन मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम यानी GTF द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, वैश्विक बाघ आबादी की 70% से अधिक भारत में है, तो इसके क्या है, इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अब बाघ संरक्षण पर जो है चौथा मंत्रिपरिषद सम्मेलन जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के तहत किया गया था। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ था, मलेशिया के ग्लोबल टाइगर में फोरम यानी GTF में किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के मापने का एक उपगाम नहीं है। ठीक है, इसमें क्या उपगाम नहीं है या आयाम नहीं है, ऐसा समझिए। क्षमता उपागम, ठीक है, क्षमता उपागम है कि आदमी की कितनी कैपेसिटी है, कितना है, यानी इसमें कौन कौन से आयाम है, कल्याण आय उपगाम है, आय उपगाम है, और इसके साथ आधारभूत आवश्यकता उपगाम है, क्षमता उपगाम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें मापा जाता है। अब इसमें क्या है, अगर देखा जाए तो इसमें जनसांख्यिकीय उपगामन ये नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि नहीं है पूछ रहा, उपागम नहीं है। तो जैसे क्षमता उपागम है, कल्याण उपागम है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम है, तो ये क्या है, ये सही है। अब प्रश्न नंबर है 55। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, यह पौधा समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे 12 घंटे के फोटो पेरियोडिक सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह कई अलग अलग प्रकार की मृदा में उगता है, लेकिन 6 से 8 pH के मध्य कैल्शियम ह्यूमस युक्त और अच्छी तरह से शुष्क मृदा में यह सबसे अच्छा पनपता है। इसके लिए प्रतिवर्ष 1000 से 1500 मिमी की पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी फसल है। ठीक है, तो यह कौन सी फसल है, वह केसर की फसल है। ठीक है,
अब केसर की फसल की परिस्थितियाँ देख लेते हैं। इसमें क्या है, केसर एक पौधा है जिसे सूखे वर्तिकाग्र यानी फूल के धागे जैसे हिस्से होते हैं और उसका उपयोग केसर मसाला में किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद इसकी परिस्थितियाँ क्या, ऊंचाई में समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई में केसर जैसी जो खेती के अनुकूल है, और यह 12 घंटों के लिए क्या फोटो पेरियड सूर्य का प्रकाश चाहिए, और मृदा इसकी कौन सी चाहिए, जो ह्यूमस वाली युक्त अच्छी मृदा हो। ठीक है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 क्या है, शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को विकास और विनियम के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI का गठन किया गया था। सभी जलमार्ग केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं। ठीक है। तो इसका 56 का इसका कौन सा, केवल एक ऑप्शन सही है। सभी जो है जलमार्ग वो केंद्र सरकार के दायरे में नहीं आते हैं। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 57। इसमें क्या है, भोजन संग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता है। ठीक है। और यह भोजन संग्रह का है, भोजन संग्रह केवल उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों जैसे उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली में किया जाता है। यह केवल शब्द आ गया और केवल शब्द ने इसको गलत कर दिया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है केवल एक। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश G20 देश का हिस्सा है। ठीक है। तो पहले G20 देश के देखें, अर्जेंटीना, मैक्सिको, सऊदी अरब और दक्षिणी अफ्रीका और भारत। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके शायद चारों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें 20 देश हैं। 20 देश में जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और कनाडा, चीन, यूरोपियन और यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान और मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे देश शामिल हैं। ठीक है। और प्रत्येक G20 देश प्रतिनिधित्व उसके शेरपा करते हैं। ठीक है। उसके शेरपा करते हैं जो अपने अपने देश के नेता या प्रमुख की ओर होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 59 है। अगला प्रश्न क्या है, चतुर्थक क्रियाकलापों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चतुर्थक क्रियाकलापों में सूचना का संग्रह, उत्पादन और प्रसार शामिल है। इन क्रियाकलापों को प्रायः गोल्ड कॉलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका कौन सा एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब गोल्ड कॉलर किसे गए, जो चतुर्थक क्रियाकलाप हैं वो क्रियाकलापों में सूचना संग्रह के लिए उत्पादन किया जाता है, ये सही है। अब पंचम क्रियाकलाप है, जो पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं होती हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना करती हैं और उनके पुनर्गठन और आंकड़ों की व्याख्या करती हैं, जो न्यू प्रौद्योगिकी के लिए व्यवस्थित होती हैं। और पंचम को ही गोल्ड कॉलर बुकनम गोल्ड कॉलर व्यवसाय कहते हैं, जो पंचम क्रियाकलाप होते हैं। अब प्रश्न नंबर अगला है, जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की मध्य उच्च भूमि है जो पूर्व में चौड़ी और पश्चिम में संकीर्ण है। ठीक है। अब इसका क्या है, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलता जाता है, ये सही है। तो क्या ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब प्रश्न नंबर है अगला प्रश्न क्या है, बैंगनी क्रांति शब्द जो है जो कभी कभी समाचारों में पाया जाता है, यह संबंधित है। तो बैंगनी क्रांति किससे संबंधित है, ये लेवेंडर की खेती से संबंधित है। अब इसके बारे में जानते हैं। बैंगनी क्रांति जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिक और जो औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की अरोमा मिशन को बैंगनी या लेवेंडर क्रांति की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर रोपण को बढ़ावा देना है। ठीक है। और इसका क्या है, अरोमा जो मिशन है जो है सुगंध उद्योग और ग्रामीण रोजगार के विकास को बढ़ावा देने हेतु कृषि प्रसंस्करण और उत्पाद जैसे विकास क्षेत्रों में वंचित हस्तक्षेप के माध्यम से सुगंध क्षेत्र को परिवर्तनकारी लाने के लिए CSIR के अरोमा मिशन की परिकल्पना की गई है। ठीक है। तो अगला देखते हैं आप। प्रश्न नंबर अगला है क्या है 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी कथन दिए गए, जूट दुनिया में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक रेशा है। ठीक है। तो बांग्लादेश जूट दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है। बांग्लादेश क्या है, जूट उत्पादक देश है।
तो इसमें क्या, इसमें केवल सही कथन देखना है, तो इसमें केवल एक कथन सही है। अब इसके बारे में देख, कपास के बाद जो जूट दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक रेशा है। इसमें जो है उच्च तन्यता, ताप प्रतिरोधकता, श्वसन की क्षमता और कम जो है एक्सटेबिलिटी, और सिंथेटिक्स और जो प्राकृतिक फाइबर दोनों ही सम्मिश्रण आसानी से बनता है। अब जूट का उपयोग किया जा सकता है जैसे तापरोधन में, गिलास के बूल जो स्थान पर, या जियोटो टेक्सटाइल में, या सक्रिय कार्बन पाउडर में, और इसके जैसे कालीन, रस्सी, बोरी, फर्श आदि में। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है किसका, जूट का, इसलिए ऑप्शन नंबर बांग्लादेश वाला गलत है। ठीक है, अब अगला देखते हैं प्रश्न 63। क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन, अब इन कथन को देखते हैं। निम्नलिखित कथन है, महान हिमालय की वलय की प्राकृतिक असममिति है। निम्न हिमालय की श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न और परिवर्तित शिलाओं से हुआ है। शिवालिक श्रृंखलाएं संपीड़ित अवसादों से निर्मित है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही है, ए सही है, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 सही है ऑप्शन, ये तीसरा गलत है, क्योंकि जो शिवालिक हिमालय है वो धीरे धीरे टूटता हुआ गया है। ये संपीड़ित अवसाद तो नहीं है, ये जब कोई चोटी बनी और चोटी बनने के बाद ये टूटकर, जो लंबी लंबी चोटियाँ ऊपर से टूटकर अवसाद बनकर, तब ये हिमालय शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। अब इसके बारे में देखें 64। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या है, जो ऑपरेशन गंगा संघर्षग्रस्त लीबिया में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु एक जो निकासी मिशन है, ये सही है। अब ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन है। तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है जो इसमें सही पूछ रहा है, तो इसमें एक भी सही नहीं है, ना तो ए और ना तो बी। ठीक है, जो ऑपरेशन गंगा 2022 का है, ये यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को नागरिक में वापस लाने के लिए निकासी का एक मिशन था। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, ऑपरेशन संघर्ष ग्रस्त लीबिया में फंसे हुए। ठीक है, लीबिया में नहीं थे, कहाँ पर थे, यूक्रेन में फंसे हुए। ठीक, अब इसके बाद क्या है, ऑपरेशन जो है सुरक्षित घर वापसी 2011 की क्या है, एक सुरक्षित घर वापसी जो है 2011 की बात है, और ये कहाँ पर है, ये यूक्रेन में फंसे, जो यूक्रेन अभी युद्ध हुआ, लेकिन यूक्रेन में फंसे नहीं है, ये लीबियाई गृह युद्ध में फंसे हुए लोगों को वापसी लाने के लिए किया, और ऑपरेशन में लगभग 15,000 नागरिकों को बचाया गया था। तो इसलिए 1 और 2 दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। अकार्बनिक रसायनों में जो है पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें से देखना कौन से कथन सही है। तो इसमें केवल एक कथन सही है, जो 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, सिटी प्रिंट। इसमें क्या है, सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया तथा टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस हाल ही में समाचारों में देखा गया। यह संबंधित है, यह संबंध है किससे, विश्व आर्थिक मंच से संबंधित है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के बारे में देखते हैं। यह राष्ट्रीय नगर जो कार्य संस्थान यानी NIUA द्वारा एक संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य शहरों में ऊर्जा परिवहन, पर्यावरणीय क्षेत्रों और डिकार्बोनाइजेशन के समाधान से प्रदत्त सक्षम वातावरण है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं प्रश्न 67। अब इसके बाद क्या है, अकार्बनिक प्रकाश जो है उत्सर्जक डायोड OLED के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यह एक कार्बनिक जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड में हॉल इंजेक्शन लेयर के प्रकाश से उत्पन्न होता है। OLED डिस्प्ले पर जो प्रत्येक जो पिक्सल पर स्वयं प्रकाश बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर केवल 2 सही है, 1 गलत है। ठीक है, अब 1 गलत है, क्यों गलत है, जो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जो कार्बनिक इसका डिवाइस है, जो डायोड है, वो मोनोलिथिक और सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ठीक है, जिसमें आमतौर पर 2 पतली झिल्ली प्रवाहक इलेक्ट्रोड के बीच स्थित कार्बनिक पतली झिल्लियों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, इसमें होल की बात की गई। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 68। 68 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बॉक्साइट निक्षेप एल्युमिनियम सिलिकेट्स की प्रचुर मात्रा वाली जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें से बनती है, ठीक है। और मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक और पेंट के निर्माण के लिए किया जाता है। अभ्रक एक खनिज है जो प्लेटों और पत्तियों की एक श्रृंखला से बना होता है। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर तीनों ही सही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। उपयुक्त में से किस राज्य में भूरे या लिग्नाइट कोयले का भंडारण है? तो इसमें क्या है? इसमें कौन से राज्य में है? इसमें पुडुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में है और तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं जो प्रश्न नंबर अगला है। भूचुंबकीय तूफान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या? भूचुंबकीय तूफान के बनने के लिए उत्तर की ओर निर्देशित और सौर पवन चुंबकीय क्षेत्र का होना अनिवार्य है, ठीक है। उच्च गति वाली सौर जो पवन धारा में पवन विक्षोभ के लिए अनुकूल नहीं है। तो ये क्या? ये एक और दो है, दोनों ही ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। मिलेट, ठीक है। मिलेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मिलेट क्या है? मिलेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजरा रेतीली और काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है, ठीक है। बाजरा क्या में? रेतीली और काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया। मिलेट में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और बहुत कम जल के साथ उपयोग वो उष्ण जलवायु में जीवित रहने के लिए वृद्धि क्षमता करता है। तो इसका क्या है? इसका 1 और 2, 3 दोनों ही सही है, ठीक है। तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। क्या है? पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु। उपयुक्त में से किस राज्य में भूजल उपयोग की दर अत्यधिक है? तो कौन से राज्य में अत्यधिक है? तीनों, यानी किस में? उड़ीसा में कम है और दोनों 1, 2, 3, 4 इनमें भूजल का उपयोग ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से किया जाता है, सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं एक्रोमेगाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह एक हार्मोनल विकार है, ठीक है। यह एक कैंसर युक्त ट्यूमर के कारण होता है। हाथ और पैरों में वृद्धि इसके सामान्य लक्षण है, ठीक है। ये गलत है दूसरा, और 1 और 2, 1 और 3 सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया 1 और 3। अब प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। 74 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं। कुटीर और घरेलू उद्योग एक प्रकार के लघु उद्योग हैं। सहकारी क्षेत्र के उद्योग उद्योग स्वगत होते हैं और उत्पादकों के द्वारा संचालित होते हैं। तो इसमें क्या है? 1 और 2, 3 तीनों ही ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर क्या है? 75। 75 क्या है? अब इसके बारे में देखते हैं। 75 के बारे में पल्ली बस्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? अब ये बस्तियां सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित हैं, ठीक है। पल्ली बस्तियां अधिकांशतः गंगा के मध्य और निम्न मैदान में पाई जाती हैं। तो इसमें क्या है? ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। अब 76 देखते हैं। 76 क्या है? मेटा मटेरियल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मानव निर्मित सामग्री है, ठीक है, और इस सामग्रियों में उनके सकारात्मक आवर्तक सूचकांक के कारण प्रकाशिकी और अनुप्रयोगों को विस्तृत करता है। ये नहीं है, ठीक है। इसका केवल एक ही सही है ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु संलयन ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों और परमाणु के नाभिक संग्रहित ऊर्जा में प्राप्त की जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं केरल की जो मेनाजाइट रेत में थोरियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इसके 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं अगला 78।
यह कि भारत में जनसंख्या घनत्व निश्चित भौतिक संरचनात्मक प्रारूप का अनुसरण करता है। उपरोक्त प्रारूप को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र घनी आबादी वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे मैदान, डेल्टा, तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो इसमें क्या है, इसके कौन कौन से सही हैं, 1 और 2 और 3। प्रायद्वीपीय क्षेत्र नहीं है, तो इसमें क्या है 1 और 2 3, ये तीनों ही सही है। अब 78 के बाद 79 क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन में देखते हैं। भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला यानी INO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह क्या है, यह परियोजना भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। ठीक है, तो इसमें क्या है, INO केवल वायुमंडलीय न्यूट्रॉनों का अध्ययन करेगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, भारत में पहली फसल मशीनीकृत कपड़ा मिल वर्ष 1864 के मद्रास में स्थापित हुई थी। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या 1764 की बात है, 1864 की बात नहीं है। ठीक है, पहली क्या मशीनीकृत कपड़ा मिल जो है मुंबई में स्थापित हुई थी और इसमें दिया गया मद्रास में, इसलिए ये गलत है। तो इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 81। अब देखते हैं निम्नलिखित में घास स्थल हैं और ये वन क्षेत्र, इनका मिलान करना है। तो लानोस, इसमें देखना है कौन से युग्म सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लानोस कहाँ पाया जाता है, लानोस जो है वेनेजुला में पाया जाता है, सही है। और इसके बाद है सवाना और स्टेपी और बेल्ट यानी बेल्ट की इसमें दिया गया है। ठीक है, और बेल्ट कहाँ पर पाया जाता है, बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ये सही है। अब स्टेपी जो है, स्टेपी मध्य एशिया में पाया जाता है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ये क्या है 1 और 2 3 योग में इसमें सही है। ये घास के मैदान के बारे में प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। परिसीमन जनसंख्या में परिवर्तित का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा की सीटों को पुनः परिभाषित करने के लिए करने का कार्य है। अनुच्छेद 80 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। भारत में ऐसे परिसीमन आयोग का गठन 5 वर्ष में किया जाता है। तो इसमें क्या 2 और 3 सही है, 1 गलत है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 83। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को मापते हुए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा किसे ध्यान में रखा जाता है, और इसमें सही उत्तर चुनना है। ठीक है, अब जन्म और मृत्यु, प्रवास को हम नहीं ध्यान रखते, जन्म और मृत्यु के ध्यान में रखा जाता है क्योंकि जनसंख्या की। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये केवल शब्द आ गया, वहाँ पर ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत कर देता। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा में पाए जाते हैं, ये सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी और विकल्प कथन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसका क्या है 85 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब अत्यधिक बड़ा भाग विखंडक होकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो जैसे भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। अब पठार उठी हुई जो है सपाट भूमि, मतलब इस प्रकार की, ठीक है, उठी हुई सपाट भूमि होती है। पठार कैसी होती है, पठार एकदम इस टाइप की, यानी छत बोलते हैं उसको, छत। तो पठार क्या, उठी हुई भूमि होती है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका 1 और 2 तीनों ही सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक अर्थव्यवस्था की प्राथमिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें गलत देखना है। ठीक है, तो गलत कौन सा है, प्राथमिक गतिविधियाँ सीधे पर्यावरण पर निर्भर करती हैं, सही है।
पशुचारण गतिविधियाँ प्राथमिक आर्थिक गतिविधियाँ का हिस्सा सही है। प्राथमिक गतिविधियों में जो है संलंबित व्यक्तियों को ब्लू कॉलर वर्कर के नहीं है, तो यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें गलत छांटना, तो यही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 87 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, जो गर्म महासागर धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं तथा ध्रुवों की ओर बहती हैं, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 88, इसमें क्या है, महासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशांत महासागर का विस्तार पृथ्वी के 1/3 भाग पर है। ठीक है, 1/3 भाग पर है। अटलांटिक महासागर का पश्चिम तट उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। हिंद महासागर का आकार लगभग वृत्ताकार है। और जो है आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के जो है छिछले जल वाले एवं सक्रिय भाग या जैसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका कौन सा है, 1, 2, 4, इसका 3 जो है 3 गलत है। हिंद महासागर वृत्ताकार नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है और सब सही है। अब देखते हैं 89 नंबर, क्वेश्चन नंबर 89। इसमें क्या है, एक कृषि के प्रकार हैं और दूसरे प्रचलित क्षेत्र हैं। अब गहन निर्वाह कृषि पूर्वी एशिया में, ठीक है, ये सही है। स्थानांतरण कृषि जो है दक्षिणी पूर्व एशिया में, ये भी सही है। खानाबदोश पशुचारण जो है खानाबदोश पशुचारण उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कौन सा है, 90। इसमें क्या है, कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन सी नदियां हैं जो गंगा नदी की सहायक नदी हैं। इसमें घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। ठीक है, तो ये इसमें कौन सी नहीं है, एक जो है सोन है, जो सोन सही उत्तर चुनिए। ठीक है, जिसमें क्या है, सोन जो इधर आके घाघरा ऊपर से आई, चंबल इधर से गई, कोसी ऊपर से आई, और घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें शायद है 1, 2, 3, 4 कोसी वाली, ये जो है कहाँ है, चंबल हाँ ठीक है, चंबल जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन चंबल जमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी है, उसके बाद ये इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है, इसके लिए डायरेक्टली गंगा की सहायक नदी नहीं। तो ये 3 को हटा दीजिए, उसके बाद एक, केवल 1, 3 हटाने के बाद 3 ऑप्शन ख़त्म, इसके बाद केवल एक उत्तर सही है। अब देखते हैं 91 क्या है, पृथ्वी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इसका कौन सा, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसमें, यह अत्यधिक विशिष्ट व्यावसायिक कृषि है। खट्टे फल इस कृषि का विशेषता है। यह उत्तरी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में प्रचलित है। तो यह कौन सी है, उपरोक्त कथन में से निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि सबसे उपयुक्त वर्णन है। तो इसमें क्या, भूमध्य सागरीय जो है कृषि उपयुक्त है। अब इसके बाद देखते हैं 93। ठीक है, इसमें क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग, हाँ ठीक है, तो यह क्या कौन से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, ये कौन से 1, 2, 3, 4, 5 से, यानी 4 से होकर नहीं गुजरता है और 5 से होकर गुजरता है। अब इसके बाद देखते हैं 94। प्रश्न नंबर 94 है, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्र को पृथ्वी का 11वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन है, कथन है। अब चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब इसमें क्या है, पृथ्वी सूर्य का दूसरा निकटतम, पृथ्वी जो है सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, गलत छांटना है, तो गलत कौन सा है, केवल ये दोनों तो सही है,
फर्स्ट और सेकंड 3 गलत है, तो केवल सी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी सही। अब 95 नंबर, इसमें क्या है, भारत में जो है निम्न कथनों पर विचार किए, भारत में जो श्रमिक कम से कम 183 दिन कार्य करता है उस श्रमिक को माना जाता है। भारत में जो श्रमिक 183 दिन से कम कार्य करता है उस श्रमिक को सीमांत श्रमिक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों ही कथन सही है। अब देखते हैं 96, इसमें क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMSG के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों को जो कायाकल्प सुनिश्चित करना। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत पंजीकृत सोसाइटी है। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। तो यह 1 और 3 सही है, यह दूसरा गलत है। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, पृथ्वी के परिक्रमण द्वारा इसके अक्ष के चारों ओर बनने वाले तल को जो है कक्षीय तल के रूप में माना जाता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, केवल 2 सही है, 1 गलत है। अब देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, शीर्ष की ओर जो सुंडाकार घंटी के आकार की आयुलिंग पिरामिड इंगित करता है, यह किसको इंगित करता है, यह स्थिर जनसंख्या को इंगित करता है। अब देखते हैं 99 नंबर प्रश्न। इसमें क्या, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म का जो एंजल जलप्रपात दक्षिण कोरिया में सही है, नियाग्रा जलप्रपात उत्तर कोरिया में सही है, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में, तीनों यानी इसके कहा सभी कथन यानी तीनों युग्म सही है। अब अगला प्रश्न है, आज का अगला लास्ट में प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सहारा मरुस्थल से लगती है। ठीक है, तो इसमें किसकी लगती है, अल्जीरिया, नाइजर, ट्यूनीसिया और मोरक्को, इन चारों को ही सीमा लगती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज ये टेस्ट नंबर 2 ख़त्म हुआ। ठीक है, तो इसका क्या है, इसको आपको देखते रहना, 1-2 बार रिपीट कर लें, तो इससे ये आपके क्वेश्चन दिमाग में छप जाएंगे, जिससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये एक बहुत ही बेहतरीन संस्था की टेस्ट सीरीज है। और अब इसके अगले दिन जो आपको 3 नंबर की टेस्ट सीरीज 1-2 दिन में हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। नमस्कार।